अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अफसा कंवल है। मैं डॉक्टर आमिर कमाल के साथ माहा मेडिकल सेंटर पे एज ए डायबिटीज़ एजुकेटर काम करती हूँ और मैं एम्प्लॉय हूँ नोवो केयर की, नोवो नॉर्डिस्ट की। मेरा काम बेसिकली ये है कि मैं अपने तमाम पेशेंट्स को डाइट के हवाले से एजुकेट करती हूँ। यहाँ पर भी हम यही बात करेंगे कि मरीज़ ने ज़ियाबतीज़ के साथ या डायबिटीज़ के साथ अपने रोज़े को या आम जिंदगी को लेकर कैसे चलना है। आम रूटीन की अगर बात करें, वो पेशेंट्स जो रोज़ा नहीं रखते या रोज़े के अलावा आम दिनों में मरीज़ को हम कहते हैं कि वो दिन में 3 बड़े खाने खाएगा और 3 छोटे खाने खाएगा। 3 बड़े खाने और 3 छोटे खाने का लॉजिक पहले तो समझ में आना चाहिए कि हम ये कहते क्यों हैं। ये इसलिए कहते हैं कि जो 3 बड़े खाने हैं, यानी आपका सुबह का नाश्ता है, आपका दोपहर का खाना है, आपका रात का खाना है, इन खानों के दरमियान में 6 घंटे का वक्फा लाजमी है। यानी हर खाने के बीच में, यानी सुबह का नाश्ता जब आपने किया है और आपको दोपहर का खाना जब खाना है, तो उसमें 6 घंटे का वक्फा होना लाजमी है। लेकिन शुगर का मरीज, ज़ियाबतीज़ का मरीज 3 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हर 3 घंटे पे वो एक छोटा खाना लाजमी ऐड करेगा। यानी अगर सुबह का खाना नाश्ता आप कर रहे हैं 8 बजे के करीब, तो आपका 10 से 11 के दरमियान, 11 से 12 के दरमियान एक फल का इस्तेमाल होना लाजमी है, जिसे हम छोटा खाना कहते हैं। छोटे खाने में फल, उबले हुए अंडे, दही, सलाद, काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया, भुने हुए चने, मकई, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये छोटे खाने में आ जाती हैं। ये रूटीन होता है पेशेंट का आम दिनों का, यानी वो कंडीशन जब पेशेंट रोज़ा नहीं रख रहा है या आम रूटीन में पेशेंट 3 बड़े खाने 3 छोटे खाने का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर रोज़े की बात करें तो रोज़े में सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि रोज़ा हमारा पहले ही जो 16 से 17 घंटे का रोज़ा होता है। अगर मरीज़ हमारा सहरी करेगा अजान से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, तो रोज़े का दौरानिया बढ़ जाएगा। जो सबसे पहली बात हम अपने मरीज से कहते हैं वो ये कहते हैं कि वो रोज़े में और सहरी में और अजान में उसको आधे घंटे का वक्फा नहीं लेना चाहिए, बल्कि 10 से 15 मिनट का वक्फा लेना चाहिए। यानी जब आप सहरी करके फारिग हों तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम रहना चाहिए। सहरी में आप क्या खा सकते हैं? सहरी में आप पराठा खा सकते हैं, लेकिन पराठे का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तेल में तरबतर पराठा आप खाएं। 1 चम्मच ऑयल का पराठा मरीज इस्तेमाल कर सकता है या फिर सादी रोटी इस्तेमाल करेगा। कोई भी आपका सालन जो आपने रात में बनाया हो वो, या फिर ताज़ा खाना, रात सालन, दाल, सब्जी जो भी आपका घर में बना हुआ है वो आप खाना खाएंगे सहरी में। इसके साथ फिश का या चिकन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डीप फ्राइड आइटम्स नहीं होंगे। ग्रेवी में बना हुआ होगा, ग्रिल्ड होगा या फिर बेक्ड आइटम्स होंगे। इस रोटी या पराठे के अलावा आप जो है एक उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं जर्दी हटा के, या फिर 2 अंडे की सफेदी इस्तेमाल की जा सकती है। दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर दही का रायता या नमकीन फीकी पतली लस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, घर की बनी हुई लस्सी। लस्सी कभी भी डायबिटीज का मरीज बाहर की लस्सी इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि फीकी घर की बनी हुई लस्सी इस्तेमाल करेगा। ऐसा दही इस्तेमाल करेगा जिसमें बलाई नहीं होगी। जो आपको 10 से 15 मिनट का वक्फा मिलेगा अजान में, उसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे वाफिर मकदार में। इसके बाद पूरा टाइम जो गुजरता है इसमें हम 3 से 4 दफा शुगर चेक करते हैं। लेकिन अगर किसी भी लम्हे आपकी शुगर 60 पे आती है, अब जब तक हम शुगर चेक नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि शुगर 60 पे आ गई? कुछ अलामतें जाहिर होती हैं, जिसमें सबसे बेसिक अलामतें होती हैं कि आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको ठंडे पसीना आना शुरू हो जाते हैं, या पेशेंट गुनूद की बेहोशी में चला जाता है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अपनी शुगर चेक करेंगे, और अगर आपकी शुगर 60 को टच कर रही है तो किसी भी लम्हे बगैर किसी कबात के अपना रोज़ा तोड़ देंगे या फिर रोज़ा अपना कज़ा कर देंगे, उसकी गिनती बाद में पूरी करेंगे। लेकिन अगर असर के टाइम पर आपकी शुगर 100 को टच कर रही है या 80 को टच कर रही है और आप किसी ऐसी कैफियत में है कि आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, आपको किचन में काम नहीं करना, आपको कोई और काम नहीं करना, और आपको लगता है कि असर से मगरिब तक का टाइम आप लेट कर आराम करके गुजार सकते हैं, तो आप बिल्कुल उस टाइम पे उसको अपना लेट कर आराम करके गुजारें और मगरिब का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर 60 को टच कर रही है आपकी रीडिंग, तो आप मगरिब का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अपना रोज़ा कज़ा कर देंगे। अफ्तार की अगर बात करें, अफ्तार में बिल्कुल, क्योंकि मरीज 17 से 16 घंटे की फास्टिंग पे होता है, 1 खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फ्राइड आइटम्स की बात करें तो 2 पकौड़े आप अपनी अंगूठे के साइज के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक समोसे का आधा हिस्सा, रोल का आधा हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये 3 फ्राइड आइटम्स के जो मैंने नाम लिए हैं, इसको एक दिन में 1 आइटम इस्तेमाल करेंगे। छोले का बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, दही बड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम वही प्लेट का कॉन्सेप्ट जो हम अपने पेशेंट को आम रूटीन में देते हैं, उसी प्लेट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि आपकी अफ्तार की प्लेटर में आपके प्रोटीन्स भी होना चाहिए, आपका कार्ब्स भी होना चाहिए, थोड़ा सा आपका
तमाम चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। इसलिए हम पेशेंट से कहते हैं दही बड़े भी होंगे, आपके छोले भी होंगे, लोबिया वगैरह का इस्तेमाल, सैलेड का इस्तेमाल, सब्जी का इस्तेमाल, सब चीजें होंगी उसके अंदर। फ्राइड आइटम्स में से कोई एक चीज, एक खजूर का इस्तेमाल, और साथ में अगर शरबत आप मरीज इस्तेमाल करेगा तो बगैर चीनी का शरबत होगा, यानी घर की बनी हुई शिकंजवी नींबू का शरबत, या फिर फीकी नमकीन लस्सी जैसे हमने सहरी के लिए बताई थी। इन तमाम खानों के बाद अगर पेशेंट को ये लगता है, मरीज को ये लगता है कि वो उसके पास खाने की गुंजाइश है, तो इस अफ्तारी के 2 से ढाई घंटे के बाद मरीज खाना खाएगा। खाने में चावल का इस्तेमाल करेगा या फिर रोटी का इस्तेमाल करेगा। दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी। रोटी अगर मरीज इस्तेमाल करेगा तो चक्की के लाल आटे की रोटी होगी, और अगर चावल मरीज इस्तेमाल कर रहा है तो एक चाय के कप में जितना उबला हुआ चावल आता है वो इस्तेमाल करेंगे, या फिर आपकी प्लेट का 25% पोर्शन जो है वह आपका चावल का होगा। इस खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद एक छोटे खाने का इस्तेमाल करेंगे, यानी मरीज दूध पीकर सोएगा रात में। गाय का या भैंस का दूध, डब्बे का दूध का इस्तेमाल नहीं होगा, गाय के या भैंस के दूध का इस्तेमाल होगा। उसको 2 दफा उबाल के छान के इस्तेमाल करेंगे। फीका दूध क्योंकि 7 से 8 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में, इसलिए पेशेंट को सुबह सहरी तक या फिर सुबह नाश्ते के दौरान तक हाइपो में जाने की कंडीशंस थोड़ी सी कम हो जाती है, सिचुएशन कम हो जाती है। इसलिए हम पेशेंट से कहते हैं कि इसके बगैर ना सोए, बल्कि छोटा खाना इस्तेमाल करके सोए। ये थी तमाम डाइट के हवाले से जितनी भी मालूमात हम आपको फराहम कर सकते थे। ये एक डाइट चार्ट है जो हम नॉर्मली अपने पेशेंट को देते हैं। इसके आगे पीछे तमाम रोजे की मालूमात है कि पेशेंट सहरी में क्या ले सकता है, ग़िज़ा में क्या ले सकता है। इस चार्ट को हम अपने पेज पर और ईसा के वेबसाइट पेज पर जरूर डिस्प्ले करा देंगे, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। और अब ओवर टू अगेन डॉक्टर आमिर कमाल, आपसे आखिरी अल्फाज हुए कहेंगे। जी, तो अभी अक्सा ने आपको एज अ डायबिटिक एजुकेटर डाइट की गाइडलाइंस बताई, अफ्तार से भी, और खाने की गाइडलाइन बताई। बिल्कुल अच्छा, इसमें एक दो चीज वजाहत कर दूं। हमारा मरीज हमसे ये पूछता है कि डॉक्टर साहब रमजान में एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं। वो पेशेंट जो कि तरावी पढ़ रहे हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग अमूमन पूछते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो तरावी नहीं पढ़े तो एक्सरसाइज रखें अपनी, लेकिन जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं तो उनको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज का टाइम क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज का टाइम याद रखिए, खाली पेट एक्सरसाइज करनी है। अफ्तार के 2 या 3 घंटे बाद करें, रात खाने से पहले, या कोशिश करें कि आप जो है बीच में अगर फजर की नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन फजर की नमाज के बाद इशू ये कि आपको 15 घंटे 16 घंटे भूखा रहना तो उधर रिस्की होता है, कहीं ऐसा ना हो कि शुगर बीच में डाउन हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अफ्तार और रात खाने के बीच में 2 से 3 घंटे के गैप के साथ आप फौरन अफ्तार के बाद एक्सरसाइज मत कीजिएगा, उससे नुकसान होगा। और जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। दूसरी, अक्सर ने आपको कट ऑफ वैल्यू बता दी, 60 डेंजरस है और 300, ये मैं अपने पिछली दफा में बता चुका था अपने पास सारी चीजें। एक चीज ख्याल रखिए, शुरू के दिनों में जब रोजा स्टार्ट होता है तो हम डायबिटिक मरीजों से कहते हैं कि आप अपनी शुगर जरूर चेक कर लें, क्योंकि जब आपका मॉलिज दवा सेट करता है तो उसको खुद भी नहीं पता होता कि ये कैसा बिहेव करेगी रमजान में, कितना 17 घंटे 16 घंटे का रोजा है, 15 घंटे का रोजा है, मरीज को किस वक्त प्रॉब्लम आ सकती है। तो शुरू के 4-5 दिन जब रमजान के हो तो लाजमी आपकी शुगर सुबह सहरी के बाद उठने के बाद, अमूमन लोग 8-9 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे तक उठ जाते हैं, तो उस वक्त लेवल अमूमन तौर पे आपका 160, 180, 140 के रेंज में होना चाहिए। 200 से नीचे सुबह सुबह की बात कर रहा हूं, 8, 9, 10 बजे। असर और जोहर के दरमियान की रेंज आपकी 120, 140 के दरमियान होनी चाहिए। और अफ्तार से पहले जो रेंज, जो निहार की रेंज होती है 100 से नीचे 80, 100, 70 होनी चाहिए। ये रेंजेस को भी याद रखिए, ग्रीन लाइट को भी याद रखिए, येलो लाइट को याद रखिए, रेड लाइट को याद रखिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना इसको याद रखिए, डार्क गाइडलाइंस को याद रखिए, रजब वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखिए। मेरा ख्याल ये कुछ जुमले ऐसे हैं जो आपको बहुत मददगार साबित होंगे। और इससे पहले कि मैं इख्तिताम और आपसे खुदाफिज कहूं, आपके पास फिर कह रहा हूं, ये वीडियो आपके ईसा के ऑफिशियल वेब पेज पे मौजूद होगी। हमारे वेब पेज डिफीट विद डायबिटीज विद डॉक्टर आमिर, उस पर मौजूद है। आप उसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, चाहे ईसा पे जाएं चाहे मेरे चैनल पे जाएं। मकसद सिर्फ ये है कि सही वक्त पे सही रहनुमाई, सही अवेयरनेस हमारे मरीजों को पेचीदगी से बचा सकती है। इसी कलमात के साथ मैं आपसे खुदाफिज कहता हूं। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो बेशक आप ईसा के फेसबुक पर वो क्वेरीज और क्वेश्चन आप वो भेज दें या लिख के कर दें। मैं उसका फिर पूरी कोशिश करूंगा कि ईसा वालों से राब्ता करते हुए मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब दे सकूं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद जिंदगी दे और आप इस्लाम के इस बुनियादी रुकन पे
इस साल भी और आइंदा आने वाली जिंदगी के साल में आप इसको भरपूर इंजॉय कर सकें। अल्लाह हाफिज।